हेलो, वेलकम टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। और आज की क्लास में आप लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइट पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए स्टूडेंट, आज से हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले हम न्यू थॉट्स पढ़ लेंगे कि हमारा जो आज का थॉट है बेटा आपके लिए देखिए क्या है। लाइफ डज नॉट चेंज इन अ मिनट बट डिसीजन टेकन इन 1 मिनट चेंज द होल लाइफ। मतलब कहने का ये, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदल जाती है, बट 1 मिनट में लिया गया डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। इसलिए हमेशा कभी भी डिसीजन लीजिए तो बहुत सोच समझ के लीजिए, जो आपकी लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय ना कर दे। इस बात को हमेशा आप चीज याद रखिए। ओके, चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इसी अच्छे थॉट्स के साथ, टुडेज जो आज का अच्छा विचार है, इसके साथ हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है लाइट। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं प्रकाश। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसको आप 12th में भी आपका मिलेगा। तो लाइट इसको बोलते हैं बेटा प्रकाश। और हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट का पार्ट 1। बेटा पार्ट 1 में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। राइट, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बेटा हेडिंग हो जाएगी लाइट। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, ये क्लासेस जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। तो उनके लिए ये क्लासेस हैं। तो दोनों स्टूडेंट यहाँ पे, दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स को आसानी से पढ़ सकते हैं, उनको अच्छे समझ में आएगा। लाइट क्या है इससे समझते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन एबल टू सी अराउंड अस, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि ऊर्जा या प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। आपको पता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे रखी हो तो वो कैसे हमको दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं कि सीधे लाइट रेस हमारे वो ऑब्जेक्ट सीधे हमको दिखाई पड़े डायरेक्ट ही, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे लाइट रेस आएगी, स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद इस पे रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी आंखों में पड़ेगी लाइट, और वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ती है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस पहले उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी, फॉल होगी, फिर रिफ्लेक्ट के बाद आपकी आंखों में पड़ती है, और वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई पड़ता है। लाइट समझ गए, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी चलिए समझते हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉपर्टी भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है, गुण, प्रकाश का गुण। कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ लाइट है, या नेचर ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, पहली दूसरी लगभग लगभग 4 या 5 प्रॉपर्टीज तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइट जो चलती है, ट्रेवल करती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। आप बोल सकते हो लाइट हमेशा सीधी रेखा पे गति करती है, सीधी रेखा पे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ, ठीक है, सीधे रास्ते पे ट्रेवल करती है। इसकी डायरेक्शन नहीं कि आपको पता है, स्पेस से अगर ट्रेवल करते हुए आ रही है, सन रेजेस है, और आप ये यहाँ से सन से कई सारे रेजेस निकलती हैं, ठीक है, ये सीधे पड़ रही है अर्थ पे, ऐसे स्ट्रेट ही ट्रेवल कर आएंगी। कहीं पार्टिकल एटमॉस्फेयर पे जब कई सारे पार्टिकल होते हैं, उनसे टकरा कर वो अलग अलग स्कैटर्ड होती है, अलग अलग डायरेक्शन फैलती हैं। और ऐसा तो नहीं, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लो खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा मान ले सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई छाता वगैरह ऐसे मान लें, ऐसे बना दिया हमने, तो अब ये लाइट रे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इधर पढ़ने के बाद सीधे निकलने के लिए ये अंदर से ऐसे घुस जा रहे हैं, ये ऐसे अंदर से इंटर कर जा रही हैं, ऐसा तो नहीं कि इधर उधर डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। हम लोग कमरे में बैठे, कमरे के अंदर लाइट घुस जा रही है, इंटर कर जा रही है, तो फायदा क्या रूम वगैरह बनाने का। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट जो होती है बेटा हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में, सीधी रेखा पे, एक स्ट्रेट पाथ में। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखे रहिएगा, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एक वर्ड यहाँ जाने रखिए, पूरा अच्छे से फिजिक्स समझिए, एक एक पॉइंट को, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी पढ़ना है, हर एक पॉइंट को अच्छे समझेंगे तभी फिजिक्स अच्छे से आएगी, और 12th के लिए भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनेगा।
ठीक है। एक्चुअली वैक्यूम का मतलब यहाँ समझना है, निर्वात क्या होता है। एक्चुअली निर्वात बेटा वो होता है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब ये कोई भी पार्टिकल्स ना हो, कोई भी सब्सटेंस ना हो, कहने का मतलब है वो वहां पे कोई मीडियम ही ना हो। ठीक है, तो आपको पता है ये अंतरिक्ष की बात, स्पेस में वहां कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स है, ऐसे कोई आपके ना सॉलिड सब्सटेंस हो, ना लिक्विड सब्सटेंस हो, ना गैस हो, वो आपका क्या कहलाता है, वैक्यूम। ठीक है, उसको बोलते हैं वैक्यूम। अब ये कहाँ पे आपके स्पेस। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर पे अगर हम बात कर लें तो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है और विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ऐसी वेव जो मीडियम में भी ट्रेवल कर जाए और विदाउट मीडियम, मतलब कि सॉलिड लिक्विड गैस के आपके पार्टिकल्स भी, सब्सटेंस भी हो, और यहाँ मीडियम ना हो, मतलब कि स्पेस में, आपको पता है स्पेस से, अंतरिक्ष से ही लाइट रे आती है, तो भैया वहां तो मीडियम है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि लाइट रे मीडियम में एक और प्रॉपर्टी इसकी मिल गई आपको, लाइट कैन बी ट्रेवल इन अ मीडियम या विदाउट मीडियम। ठीक है, आप बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, ये आपका इसलिए। और कुल मिलाकर अगला भी ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर लें कि लाइट जो होती है बेटा, याद रखिएगा, इसमें इट हैज अ डुअल नेचर। डुअल नेचर, ये डुअल नेचर मतलब कि ये इसकी दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति मतलब लाइट जो है, जो प्रकाश है, ये वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, ये वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, और साथ ही साथ ये पार्टिकल के रूप में भी ट्रेवल करती है। ठीक है, मतलब ये तरंगों के रूप में भी चलती है, संचरित होती है, और ये कणों के रूप में भी संचरित होती है। ये लाइट की अगली प्रॉपर्टी है। लाइट की और प्रॉपर्टी बेटा हम लोग बात कर लें तो वो फिफ्थ नंबर की हमारी लाइट की प्रॉपर्टी आती है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि लाइट की, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने अगर पहले भी पढ़ा होगा तो ठीक है, एर्थ में भी था ये, तो इसमें रिफ्लेक्शन का भी केस होता है, रिफ्लेक्शन का भी केस होता है, और रिफ्रैक्शन का भी केस होता है। लाइट में एक प्रॉपर्टी ये होती है, लाइट कैन बी रिफ्लेक्ट एंड आल्सो बी रिफ्रैक्ट। मतलब लाइट रिफ्रैक्ट यानी कि रिफ्लेक्ट मतलब पढ़ने के बाद, किसी भी पॉलिश सरफेस को पढ़ने टकराने के बाद मुड़ जाती है, मतलब कि बैक बाउंस हो जाए, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाए, दिशा में वापस चली जाए। और रिफ्रैक्शन का केस मतलब जब लाइट रे एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई जाए, दूसरे मीडियम पे जाए तो मुड़ जाए। अभी इसको हम लोग अच्छे से पूरा पढ़ेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए बोला गया है लाइट में दो प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की भी होती है। ठीक है, ये भी लाइट में पाई जाती है, मतलब लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को, आगे चलते हैं। चलिए, ये बेसिक चीजें हैं, आपको लाइट की प्रॉपर्टी में ये पता होना चाहिए। ओके, आप साथ ही साथ एक और थोड़ा सा हम आपको प्रॉपर्टी बता दें। ठीक है, इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट का भी, मतलब डिस्पर्जन की प्रॉपर्टी भी होती है। डिस्पर्जन की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, लाइट रे, या फिर आप रिफ्लेक्शन वाले में पढ़ोगे, जब व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से होकर के पास होता है। प्रिज्म एक आपका पीस ऑफ ग्लास होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, अभी आप लोग रिफ्लेक्शन के पार्ट 2 में पढ़ाएंगे भी। ठीक है, जब कहीं प्रिज्म से आपका देख रहे हैं जी, आपका बारिश की बूंदे हैं, ठीक है, वो भी एक प्रिज्म का काम करती है, वहां से जब जैसे होके पास होती है, तो ये जो व्हाइट लाइट है ना, ये व्हाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश, ये बेटा जैसे ही दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, देखो ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है, उससे जाएगा तो ये क्या होता है, अपने 7 रंगों में 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अभी इनके बारे में हम रिफ्रैक्शन केस में बात करेंगे, जिसको विब्योर भी बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि द splitting of light into its a 7 constituents color, ठीक है, into its a constituents color after passing through the प्रिज्म। प्रिज्म से पास होने के बाद जब लाइट अपने 7 कलर में पास हो स्प्लिट हो जाती है, यानी कि अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है, जिससे बेटा इंद्रधनुष बनता है आपका 7 कलर। ठीक है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब लाइट की भी ये भी प्रॉपर्टी होती है, डिस्पर्जन की भी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अच्छे से डीप पढ़ेंगे। ओके, प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया, इतनी चीज आप लोग लिख सकते हैं। बाकी अदर भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि इसमें
आपका इसमें इसकी पोलैरिटी भी, इसमें पोलर नेचर का भी होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसमें प्रॉपर्टी है। ये सब थोड़ा 12th का भी केसेस है, पढ़ाएंगे आगे। अभी के लिए इतनी प्रॉपर्टी आप लोग समझिए। चलिए डीप पढ़ना है आपको फिजिक्स, यहाँ अच्छे से समझिएगा। इसको पढ़ने के बाद हम सीधे आते हैं रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा यही पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए एक्चुअली जैसे हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस ले लिया हमने, ये है, ठीक है। आप इसको, ठीक है, पॉलिश सरफेस एक ग्लास का, ठीक है, पॉलिश, आज इसको मिरर कंसीडर कर सकते हैं। एक हिस्सा पॉलिश्ड होता है पूरा, एक हिस्सा कांच का, ठीक है, प्लेन सरफेस होता है। ये आपका हो गया मिरर, ठीक है। दर्पण हिंदी में बोलते हैं। जब यहाँ पे सनरेज, जैसे यहाँ सनरेज आ रही है, ठीक है, यहाँ से सनरेज, ठीक है, यहाँ से इस पे फॉल करेंगी, फॉल करने के बाद इस पे टकराएंगी, टकराने के बाद ध्यान समझिएगा बेटा, कुछ रेजेस, ठीक है, उसी डायरेक्शन में फिर से वापस चली जाएंगी, कुछ रेज मीडियम वही रहेगा, अदर डायरेक्शन में क्या होगी, इधर उधर फैल जाएगी, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगी। तो लाइट का इसी तरह से, अब बीच में देखो हम लोग ले लिया है नॉर्मल, ठीक है। आपको एक बात और बता दें, जब ये लाइट रे यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। ये है रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये ध्यान दीजिए। पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, अदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, या कुछ लाइट रे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, अदर डायरेक्शन में भी मीडियम वही रहे, तो आप बोलोगे द बैक बाउंसिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ऑन फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस। किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से टकराने के बाद लाइट का बैक बाउंस हो जाना, मतलब रिवर्स हो जाना उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी मीडियम में भी, उसी मीडियम में, देखिए मीडियम दो है, हम यहाँ इसी मीडियम की बात कर रहे हैं। लाइट पड़ी, पड़ने के बाद इधर डायरेक्शन में अलग अलग, देखो लाइट का कुछ पार्ट उसी डायरेक्शन में बेंड हो गया, मतलब कि बैक बाउंस हो गया, और उसी अलग डायरेक्शन में बैक बाउंसिंग हो गया, ठीक है। लाइट का बैक बाउंसिंग होना यानी कि किसी भी पॉलिश सरफेस पे पड़ने के बाद लाइट का उसी दिशा में वापस लौट जाने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो द बैक बाउंसिंग ऑफ लाइट, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, या आप बोल सकते हैं इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या प्रकाश का परावर्तन। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, इस केस में थोड़ा चीज और समझिए, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो और बीच में एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रे, लिख देते हैं नॉर्मल। ये है नॉर्मल रे, ये है आपका इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये है नॉर्मल। हिंदी में अगर बात कर ले, ये है, इसको बोलते हैं बेटा आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब। नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब। तो अब बीच में देखिए, अभिलंब यानी नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल आई, और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल आर। तो ये है एंगल आई और ये है एंगल आर, ठीक है। तो इस केस में हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, ये जानना इसलिए जरूरी, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं पी, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ हैं, कुछ नियम है, ठीक है, वो नियम क्या है वो समझ लें, समझिए, ठीक है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो नियम आपको समझने हैं यहाँ पे। पहला लॉ क्या है वो देखिए, एक्चुअली पहला लॉ क्या है फिर से बता देते, परावर्तन के नियम हिंदी वाले, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल रेज मीट एट अ पॉइंट। देखिए सभी रेज उस पॉलिश्ड सरफेस पे उसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट पी पे, ठीक है। देखो ये आ रही है, ये वाली रेज आ रही है, ये नॉर्मल रे, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन का पहला लॉ। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री रेज मीट एट अ पॉइंट ऑन द पॉलिश्ड सरफेस।
उस पॉलिश सरफेस पे, उस चिकने तल पर पड़ने के बाद तीनों रे एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम आइए समझते हैं। दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम ये है, इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हिंदी में बोलेंगे आपतन कोण, और ये है आपका परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। तो आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ये ध्यान दे, जितना रेस बनाते हैं यहाँ पड़ती है, जितना रेस फॉल करती है उतने ही एंगल बनाते हैं, वो रिफ्लेक्ट वही बैक बाउंस हो जाती है उसी डायरेक्शन पे। ठीक है, तो इधर कुछ हिस्सा उधर बैक बाउंस, कुछ रिफ्लेक्टेड बैक भी जाएगा। ठीक है, मतलब उसी मीडियम में लाइट का बैक बाउंस हो जाना, वो तो जानते हैं रिफ्लेक्शन है। उस केस में नॉर्मल के बीच में दो एंगल बनेंगे, और ये होगा आपका इंसिडेंट एंगल, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। बोथ एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी आप इसको बोलते हैं आई को आपतन कोण, और ये होता है परावर्तन कोण, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। कितनी बात समझ में? ठीक है, दिस इज द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के ये दो लॉज थे। चलिए इसके बाद टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। इसको इरेज करना बेटा, समझ में आ गया ना आप लोगों को? ओके, अब आते हैं टॉपिक में आगे। जो हम लोगों की इस चैप्टर की शुरुआत में आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से मेन चैप्टर की शुरुआत होती है अब आपकी। पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है, चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इमेज के बारे में। लाइट रे आपका हो ही गया है। हाँ, अगला टॉपिक आप लोग इमेज ही पढ़ोगे, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मिरर के बारे में। तो सबसे पहले आपको इमेज पढ़ना जरूरी कि इमेज क्या होती है, इमेज कैसे बनती है, फिर देन हम लोग मिरर भी पढ़ेंगे, क्योंकि मिरर में ही आपका इमेज का केस बनेगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इमेज क्या होती है, क्योंकि बहुत लोगों को इमेज नहीं पता। ठीक है, इमेज ठीक है, इमेज हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। बहुत लोगों को, आपको बेटा पता है, इसकी ही डेफिनेशन नहीं पता होती है। अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, काफी लोगों को वास्तव में इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी इमेज होती क्या। पहले देख लेते हैं इमेज क्या है। तो एक्चुअली क्या है, अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू रेज, ठीक है, अपियर टू मीट। ठीक है, या तो मीट करती हुई प्रतीत होती है ना, या वास्तव में वो मीट करती हैं, या अपियर टू मीट या एक्चुअली मीट। आप ये बोल सकते हो, एक्चुअली मतलब रियल में मीट। देखो, अपियर मतलब लगता है ऐसा मीट कर रहे, एक्चुअली मतलब वास्तव में मीट कर रहे। कहने का मतलब ये है, जैसे एक रेज ये आ रही है, दूसरी रेज ये आ रही है, हमको पता है ये दोनों रेज एक दूसरे कट कर रही है, तो इस पॉइंट पे यहीं पे आपको एक इमेज बन जाएगी। इसको पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। तो हमको ये दिखाई पड़ा दोनों रेज कट कर रही है, और जहां ऐसे डॉटेड का केस ऐसे बन जाए तो इसको बोलते हैं वर्चुअली, कि हाँ वास्तव में ऐसा लग रहा है अपियर टू मीट। तो यहाँ एक्चुअली मीट कर रहे हैं, यहाँ अपियर टू मीट कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा हम लिख देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अ पॉइंट, ठीक है, वेयर टू और मोर देन टू रेजेस, ठीक है, रेजेस एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ना, या दैट आप बोल सकते हैं दैट पॉइंट, क्योंकि इमेज वही पॉइंट को ही इमेज बोलेंगे। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। उसी पॉइंट को बेटा हम लोग इमेज बोलते हैं। मतलब पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू रेज या रेजेस एक्चुअली मीट, वास्तव में मीट करती हैं, या अपियर टू मीट, ऐसा आभास होता है कि मीट कर रही है, तो डॉटेड लाइन से दिखाना है। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज। उसी पॉइंट को इमेज या प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी वाले, कि वह बिंदु जहां पे दो या दो से अधिक रेजेस यानी किरणें, ठीक है, वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उन उसी पॉइंट को, उसी बिंदु को ही हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। राइट, लाइक दिस, कुछ ऐसा। ये कट रही है, प्रतिबिंब बना पॉइंट साइज का। ये डॉटेड लाइन से एक दूसरे को कट रही है, ये प्रतिबिंब बना। बट ये डॉटेड वाला आपका क्या है,
एक्चुअली नहीं है, ये आपका अपीयर टू है, और ये एक्चुअली में सीधी एक दूसरे को सीधी रेस कट कर देगी। राइट, इतनी बात समझ में? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इमेज बेटा होती है दो टाइप के, देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज। एक पहला होता है रियल, पहला होता है रियल इमेज, और बेटा दूसरी जो होती है आपकी वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज को बेटा हिंदी वाले बोलते हैं, याद रखिएगा, सबको पता होना चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब। इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और दूसरा आपका होता है वर्चुअली इमेज को बोलते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो नाम से ही थोड़ा समझ में आ रहा है, वास्तव में जहां टू रेज मीट करती हैं उनको हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, सच टाइप ऑफ इमेज, ठीक है, वेयर टू रेज या मोर देन टू रेज एक्चुअली मीट। ठीक है, एक्चुअली मीट टू ईच अदर, जहां पे एक दूसरे से मीट करती हैं। ठीक है, ईच अदर या वन एंड अदर, ठीक है, एक दूसरे से वास्तव में मीट करती हैं, दैट इमेज इज कॉल्ड अ रियल इमेज। उस इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है? व्हेन टू और मोर देन टू रेज, ठीक है, एक्चुअली की जगह आप लगाओगे अपीयर टू मीट, ठीक है, अपीयर टू मीट। ठीक है, दैट इज इमेज ऑन दैट पॉइंट द इमेज इज फॉर्म, दैट इमेज इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। उस जगह पे जो इमेज बनती है वो आपकी होती है वर्चुअल इमेज। मतलब वर्चुअल के केस में जहां पे टू या मोर देन टू रेजेस, जैसे ये एक और रेज ले रहे हैं तो डॉट डॉट से दिखाया रहा है। और रियल वाले में बेटा देखिए, इसको इमेज कर रहे हैं हम लोग, रियल वाले में देखिए, ये रियल वाले बता रहे हैं जहां पे दो रेजेस या दो से ज्यादा रेजेस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रही, वहां पे आपको इमेज बन रही है, वो है आपकी रियल इमेज। यानी कि यहाँ पे क्या है, रियल में कट करें और यहाँ आपका ऐसा लगे अपीयर टू मीट ना, वास्तव में आभास हो कि मीट हो रही है। ओके, अब देखिए, रियल इमेज की कुछ कंडीशन और वर्चुअल इमेज की कुछ कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। यहां से आपको पता करना जरूरी भी है ये बात, वो क्या है वो देखिए। एक्चुअली यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए रियल इमेज के बारे में, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के केसेस में क्या आपको डिफरेंट मिलेगा। तो देखिए, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज मतलब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। देखिए, एक्चुअली वास्तविक प्रतिबिंब में, रियल इमेज में होता क्या है, इमेज अधिकतर आपकी कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। पहली बात याद रखिएगा, उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में आपको रियल में उल्टी इमेज बनेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रियल इमेज को आप, ठीक है, ऑब्टेन्ड, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बेटा। मतलब ऐसी इमेज को स्क्रीन पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब पर्दे पे आप इस इमेज को प्राप्त कर सकते हो। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे फाइंड आउट किया जा सकता है, वो भी आप ऐसी डेफिनेशन बता सकते हो, सच टाइप ऑफ इमेज which we can find out on the screen या obtained on the screen। ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे फाइंड आउट किया जा सके वो आपकी हो जाएगी कौन सी इमेज, रियल इमेज। और रियल इमेज अधिकतर मैक्सिमम आपकी क्या बनती है, इन्वर्ट बनती है, उल्टी बनती है। इसी का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका इरेक्ट, वर्चुअल इमेज में अधिकतर जो इमेज होगी आपकी इरेक्ट इमेज बनेगी, मतलब इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी। और यहाँ पे दूसरा क्या है, कांट बी obtained, can't be obtained on the screen, स्क्रीन पे हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको जो वर्चुअली इमेज बनती है उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसका एक सिंपल एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे देखिए, इन दोनों का एग्जांपल बहुत आसान समझिएगा। आपका जो घर पे, ठीक है, मिरर होता है उसको प्लेन मिरर बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। शीशा जो घर पे लगा होता है, ठीक है, और प्लेन मिरर में अधिकतर जो इमेजेस आपकी, अधिकतर क्या इमेजेस जो बनती हैं वो वर्चुअल बनती हैं और इरेक्ट बनती। क्यों बनती, कैसे बनती है, अभी आगे पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो इतना जानिए कि वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। तो हम करेंगे क्या, हम ध्यान समझिएगा, एक उस प्लेन मिरर के सामने कैंडल रख देंगे और कैंडल ऐसा रखा और पीछे पर्दा लगा देंगे। हमारी बात को ध्यान से समझिए, फील करिए। ठीक है, आपका चैनल का नाम भी है फील ऑफ फिजिक्स, को फील भी करिए। ये पर्दा लगा है, सामने आपका मिरर है। अब जो कैंडल को उस मिरर के सामने उसकी इमेज बनेगी
तो आप उस इसकी जो फ्लेम है उसको आप वहीं पे देख पाओगे, वो टकराने के बाद उस पर्दे पे नहीं बनेगी, उस पर्दे पे आपको वो इमेज नहीं मिलेगी। लेकिन आप जानते हो हम उसको चेंज कर दें उस मिरर को, तो हम उसकी जगह जानते हो कॉन्केव मिरर रख दें। अभी आप लोग कॉन्केव मिरर पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में। तो कॉन्केव मिरर में आपका मैक्सिमम केसेस में उल्टी इमेज बनती है, ठीक है, आपका उल्टी यानी कि इन्वर्ट इमेज बनेगी। और जैसे ही आप कॉन्केव मिरर रख देंगे तो जो मोमबत्ती उस पे सामने इमेज बन रही है वो अब पर्दे के सामने जैसे रखेंगे तो पर्दे पे वो इमेज फाइंड आउट हो जाएगी। आप लोग करके देखिएगा, ये ट्राई करिएगा, है ना। एक आधा हम लोग अभी हम आपको ये देखो स्क्रीन पे उसको हम करके भी इमेज लगा के दिखा देंगे, आप देख लीजिए कि ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए पर्दे जैसे ही स्क्रीन पे वहां पे पड़ेगी तो वो आपको इमेज यहाँ पे पर्दे पे मिल जाएगी। तो जो इमेज पर्दे पे प्राप्त हो जाएगी स्क्रीन पे, उसकी फ्लेम यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, वो आप समझ जाइएगा कौन सी है, रियल इमेज है, मतलब जो स्क्रीन पे फाइंड आउट होती है। और जो नहीं होती है, अब प्लेन मिरर वाले केस में देखिए नहीं होती है, वो आपको पर्दे पे उसकी फ्लेम जो इमेज है वो नहीं बनेगी, ठीक है। यही एक एग्जांपल रियल इमेज का आप ये भी देख सकते हैं, जो सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी वगैरह देखने, तो वहां पे पर्दे पे आपको जो पिक्चर चलती है वो स्क्रीन पे फाइंड आउट होती है। तो वो भी आपका रियल इमेज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। किसी ने पूछा तो कम से कम आप बता तो सकते हैं, ये समझ गए, ठीक है। दोनों समझ गए। इसमें प्लेन का आपका घर के मिरर वाला बता देना, वो वाला एग्जांपल, और पर्दे वाला भी आप बोल जाओ तो आप मूवी सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखते हैं, उसमें स्क्रीन पे पर्दे पे जो इमेज प्राप्त होती है वो रियल इमेज हो गई। इतनी बात भी समझ गए। बहुत स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। चलिए चलो अब इसको हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा, इनवर्ट, ठीक है, और इरेक्ट। इरेक्ट सीधी, इनवर्ट यहाँ पे आपका उल्टी इमेज प्राप्त होगी, प्रतिबिंब उल्टा रहेगा। चलो आगे बढ़ते बेटा, ये बात भी समझ में आ गई, इमेज भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं इस चैप्टर के थोड़ा सा और क्लोज इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिरर के बारे में। चलिए बेटा, मिरर क्या होता है। वीडियो लंबी हो रही होने दीजिए बट ध्यान से समझिए, ठीक है। हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मिरर क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग दर्पण, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं दर्पण, ठीक है। चलिए मिरर को समझ लेते हैं। एक्चुअली मिरर क्या है, एक आपका कोई भी वो पॉलिश्ड सरफेस, जैसे कि यहाँ पे ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, इसके पीछे साइड पे रेड कलर की सिल्वर की कोटिंग होती है। आपने शीशा वगैरह अपने घर का देखा होगा, पीछे देखिए रेड कलर की कोटिंग होती है, लाल लाल कलर का पेंटिंग होती है, सामने ग्लास होता है, ठीक है। तो आपका वो पॉलिश सरफेस जिसमें लाइट रे पड़ती है और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी मीडियम में कुछ लाइट का हिस्सा उसी डायरेक्शन में भी बैक बाउंस हो जाए, कुछ अनदर डायरेक्शन में बैक बाउंस हो जाए, बट मीडियम में, मतलब वहीं पे आपका पढ़ने के बाद उसी डायरेक्शन में उसी मीडियम में बैक बाउंस हो जाए किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ने के बाद, तो उस पॉलिश सरफेस को आप लोग मिरर बोल देते हो, वही दर्पण कहलाता है। इसका एक हिस्सा आपका पॉलिशिंग होता है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। मतलब उस रिफ्लेक्ट उस पे जो आपका एक हिस्सा पॉलिश होगा, एक हिस्सा आपका वो प्लेन सामने ग्लास वाला होगा, उससे पढ़ने के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्टेड पार्ट पे पढ़ने के बाद वो बैक बाउंस हो जाए, उसको हम लोग मिरर बोलते हैं। मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर। मेन यही समझना है, इंपॉर्टेंट यहीं से है। देखिए पहला आपका होता है दो टाइप में, प्लेन मिरर, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, प्लेन मिरर। और बेटा जो दूसरा होता है आपका, इस मिरर को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर को समतल दर्पण बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर को हम लोग बोलते हैं गोली दर्पण, गोली दर्पण। स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, वो उनको लगता है स्फेरिकल मिरर में भी कॉनकेव कॉन्वेक्स आता है, उनको मिला के तीन मिरर बोलते हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ मिरर। नहीं, आप बोलोगे देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं बेटा, यहाँ पे एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों ही स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को समतल, ठीक है, लिखा हुआ है, ओके। नोट करते चलिएगा, यहाँ पे नोट करना वाला हो पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं एक एक मिरर के पढ़ने के बारे में, ठीक है, यानी कि प्लेन मिरर जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है।
यहाँ से आपकी इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर का वो पूछा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो बेटा होता क्या है, तो जानकारी के लिए आपको बता दें, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। हिंदी वाले बार बार लिखेंगे नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसमें हम एक बार हिंदी लिख देंगे, समझ जाएंगे आप लोग। प्लेन मिरर क्या होता है एक्चुअली, तो प्लेन मिरर इट इज अ फ्लैट सरफेस मिरर, ठीक है, प्लेन फ्लैट सरफेस, ठीक है, मतलब प्लेन फ्लैट सरफेस समझ रहे हैं, लाइक दिस, जैसा जैसे घर, ये जो घर पे आपका शीशा लगा है प्लेन सरफेस मिरर, तो ये सामने देखिए ये कांच का पास, इसमें अपना अपना चेहरा देखते हैं आप लोग, ठीक है, ये इतना प्लेन सरफेस, पीछे रेड कलर की कोटिंग होती है, पेंटिंग की जाती है, आप लोग घर के शीशा देखते होंगे, तो उस मिरर को हम लोग प्लेन सरफेस मिरर बोलते हैं, ठीक है, प्लेन फ्लैट सरफेस मिरर, ठीक है, उसी को हम लोग प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं, आपका जो घर का शीशा होता है। और आप इसके बारे में और क्या बताओगे, ठीक है, इसका एक पार्ट समतल है, सामने पीछे का हिस्सा पॉलिश्ड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको इसमें याद रखनी है, इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, ये हम जो लिख रहे हैं प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। इसमें जो इमेज बनती है वो पहली बात इरेक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल याद रखिएगा। जो इमेज बन रही है वो बेटा कैसे बनेगी, इसमें इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी, मतलब आप घर के शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप इरेक्ट मतलब सीधा, तो इमेज आपकी सीधे, ऐसा तो नहीं कि सर आपका नीचे और पैर ऊपर हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना, आप सामने नजर आते हैं ना, एकदम सीधा इमेज बनती है, तो इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअली इसलिए बोला गया कि इमेज जो बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। अब आपको बिहाइंड द मिरर क्या हम लोग पीछे चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो अभी हम लोग रे डायग्राम बना के बताएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए याद रखिए इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, आप ये जान रखिए कि इसमें इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट बनेगी, इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रखा जाएगा सामने, जैसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे रखा गया है तो मिरर भी यही, इतना बड़ा मार्कर है तो इमेज भी इतनी बड़ी रहेगी, आप जितने बड़े रहते हो उसमें ही साइज के लगभग आपकी इमेज दिखाई पड़ती है, ऐसा नहीं एकदम छोटे हो जाते हो, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये पॉइंट को भी सब देखना हम लोग वहां पे लिखेंगे, मिरर के पीछे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी, जितना जैसे सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पे, पीछे बनेगी 2 सेंटीमीटर पे, उतने डिस्टेंस पे नजर आते हो आप, जैसे पीछे मिरर के चले जाओ तो पीछे भी वहां पे उतनी गैपिंग आपको दिखाई पड़ेगी। आप जब खड़े होते मिरर के सामने पीछे होता चले जाओ तो वहां पे भी तो पीछे होती उतनी गैपिंग दिखाई पड़ेगी आपको, वहां पे जो इमेज बनती है आपकी मिरर पे, समझिएगा, फील करिए थोड़ा, फिर इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक और यहाँ से क्वेश्चन आपका, फोकल लेंथ जो इसकी होती है, फोकल लेंथ, ठीक है, वो याद रखिएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, इसकी इन्फिनिटी हो जाएगी, इस चीज को याद रखिएगा, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इक्वल टू द इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन्फिनिटी इसकी फोकल लेंथ होती है, इन्फिनिटी मतलब कि आप जैसे ना प्लेन मिरर को सामने रख दीजिए, इन्फिनिटी में अनंत तक उसमें आप इमेज देख सकते, कैसे देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि आप प्लेन मिरर के सामने आप चांद की इमेज को देखना चाहे, स्टार की इमेज को देखना चाहे तो शीशे में देख नहीं पाते, वो कितना दूर है इन्फिनिटी पे, तो इसलिए इसको बोला हुआ फोकल लेंथ क्या है, इन्फिनिटी अनंत पे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव या आपका प्लेन मिरर के बारे में लिखने को आएगा, तो ये सब केसेस को आप इंक्लूड कर सकते हैं। हिंदी वाले समझ आए ना, सीधी और घासी इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट के बराबर, वस्तु के बराबर ही इमेज बनेगी, वस्तु जितनी दूरी पर रखी है इमेज उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगी, और फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, ठीक है, वो इसकी अनंत होगी। अब फोकस दूरी वगैरह क्या है, अभी हम आपको अगला टॉपिक आ रहा है बस वहीं पर पहुंचने वाले, अनंत मतलब दूर तक इतना देख सकते हैं, ओके। अब ये सब केस कैसे हो रहा है वो चीज देखिए, तो थोड़ा सा हम ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि इमेज बनाकर आपको हम समझा पाए, ठीक है, यही सब केसेस हम इमेज बनाने पे आपको बताएंगे, तो समझ जाइएगा। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, मतलब पूछा जाता है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बाय, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का बनना,
इमेज का फॉर्म होना, यानी समतल दर्पण के थ्रू प्रतिबिंब का बनना। बेटा क्या होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान से दीजिए देखिएगा। तो हम ये घर पे हमारा प्लेन मिरर हमने ऐसा रख दिया, पीछे वाला हिस्सा पॉलिश्ड होता है, बिल्कुल यही इमेज आपको फॉर्मेशन करके दिखानी है। और बीच से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, आपको जानकारी में बता दें ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब हमको लगता है, ऐसा आभास होता है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द, ठीक है, मिरर, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब होता क्या है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को कोई व्यक्ति मान सकते हो, या जैसे ये आपका मार्कर ही रखा हुआ है तो ऐसे ही। तो अब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ओ डैश, ओ डैश। अब इमेज कैसी बनती है आपके सामने, आपको मिरर पे इमेज कैसी दिखाई पड़ेगी, पहले जो रेज आ रही हैं, इधर से रेज आ रही हैं तो इससे टकराएंगी, पहले ये सामने यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से टकरा के ये इमेज पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट होकर के फिर ऑब्जेक्ट आपकी आंखों में दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे इसका प्रिंसिपल रेज, ये आपकी रेज है, यानी कि जो किरणें हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रेज, ठीक है, ये इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो आप बोलोगे द इंसिडेंस रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट वुड बी बैक बाउंस, ठीक है, इन इट्स ओन डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है जितनी भी रेज यहाँ पे आएंगी, ठीक है, तो ये रेज ऐसे इससे पास होके जाएंगी, ऐसे बहुत सारी रेज ऐसे पास होके जाएंगी। तो पहली रेज ये जा रही है, टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, बैक बाउंस हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी और वापस चली गई। ये पहला केस बन गया। दूसरी रेज, अब दूसरी रेज ध्यान दीजिए, मिरर के कुछ हम रूल आपको कराएंगे, तो उस रूल में आपको समझिएगा, अभी हम इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर कराएंगे तो एक रूल ये रहेगा कि जैसे आपने पीछे भी अभी पढ़ा है आपको, जैसे रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जैसे यहाँ पे इंसिडेंस हुई और ये रिफ्लेक्टेड रे हुई, तो इनके बीच में एंगल बनता है ना, उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस केस में दूसरा ये रहेगा, एक रे यहाँ पे पड़ेगी, इसको बोलते हैं बेटा बीच वाले हिस्से को, इसको पोल बोलते हैं। मिरर का ये सेंटर वाला यहाँ पे, जहाँ पे इस पोर्शन को हम लोग पोल बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर। इस पोल पे यहाँ पे पड़ने के बाद, ध्रुव पे पड़ने के बाद, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, फिर ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतना एंगल बनाते हैं उसी डायरेक्शन में। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का केस भी बनेगा। तो इस केस में आपकी इमेज बनेगी किससे, प्लेन मिरर से। आपका जो चेहरा आपका दिखाई पड़ता है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे ये मिरर के पीछे साइड पे इमेज बनती है ऐसी। इसको थोड़ा हम आगे लेके जाएंगे और इमेज, ये दोनों रेस कहीं एक दूसरे को मीट करेंगे इस जगह पे। तो भैया जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा था, उतनी ही बड़ी हमारी इमेज बनेगी। ध्यान से देखिएगा, इमेज भी यहाँ दोनों कट कर रहे हैं, इमेज भी उतनी बड़ी बनेगी। और आपको पता है सीधी इमेज बनेगी, जितनी जैसे हम दिखाई पड़ते वैसे उल्टे तो हो नहीं जाएंगे। और जितना बड़ा हमने मार्कर यहाँ पे रखा था, इमेज भी उतनी बड़ी बनी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर, या हम बोलते हैं 2 मीटर की डिस्टेंस में यहाँ तक प्लेन मिरर के सामने, तो जो इमेज भी बनेगी बिहाइंड द मिरर वो भी बेटा 2 मीटर ही बनेगी। याद रखिएगा 2 मीटर बनेगी। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को? ओके। और साइज जितना बड़ा इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, साइज इक्वल ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनेगी, ठीक है। तो इमेज आपकी इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ओके, प्लेन मिरर का काम खत्म हो गया। बना लीजिए, रे डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है और एरो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसको भूलिएगा नहीं एग्जाम में। चलिए पॉज करके बना लीजिए, ये चीज का याद रखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, तो प्लेन मिरर का केस आप लोगों ने देखा, मिरर की डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, स्फेरिकल मिरर के जो 2 टाइप है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। तो उसके लिए हम लोग समझ लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को गोली दर्पण बोलते हैं हिंदी में। एक्चुअली आपको पता है ये ग्लास का ही पार्ट होता है, ठीक है, इट इज अ पीस ऑफ ग्लास हम बोल सकते हैं। इसका एक हिस्सा, वन पार्ट इज पॉलिश्ड, एक हिस्सा पॉलिश्ड होता है। जैसे ये ग्लास है तो आपने मिरर के पीछे देखा था रेड कलर की कोटिंग, जैसे प्लेन मिरर में बताया था। एक हिस्से में रिफ्लेक्टेड रे होती, लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड रे समझ रहे, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि सन की रेज आ रही है, पड़ रही है, हम लोग देखें
उसमें रिफ्लेक्ट करके किसी के आंख में ऐसे आप लोग खेलते होंगे तो आंख में रेस जाती होंगी। आप लोग किसी में ऐसा नहीं कि धूप में आते तो शीशा रख देते तो इमेज बनाते उसके, तो ऐसे कहीं इमेज जो बनती है सामने आपको दीवारों पर वो इमेज दिखाई पड़ती है, सब रेजेस दिखाई पड़ती है, इमेज बनती है जो आपने स्ट्राइक, उसी को रिफ्लेक्टर रे बोलते हैं, रिफ्लेक्ट कराते हैं। ठीक है, उस पर तो ये हिस्सा सामने वाला प्लेन सरफेस होता है और पीछे वाला पॉलिश्ड होता है और रेड कलर की कोटिंग की जाती है। तो ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप में आपका है, एक था बेटा आपका कौन सा, याद करिए, पीछे हिंदी में लिखवाया था हमने, बार बार नहीं लिखाएंगे, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो सभी लोग जानते हैं कॉनकेव अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर में अधिकतर आपको याद रखना है कि इसका ये जो मिरर बनती है कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसका बाहर वाला हिस्सा, ये आउटर पोर्शन पॉलिश होता है और इनर पोर्शन, समझ रहे हैं, इनर पोर्शन ये हिस्सा यहाँ पे देखिए, ये तो अंदर वाला जो हमने जिसको डार्क किया है, ये जो ऐसा डार्क पोर्शन बोल रहा है, इसको रिफ्लेक्टेड पार्ट बोलते हैं। और ये बीच से रेस जाती है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी रेस है। ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है बीच से एक लाइन गई है और यहाँ पे है पोल। ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्फेरिकल मिरर के कुछ पार्ट ले लें, आपकी जानकारी से बता दी, पूरा स्फेरिकल मतलब ऐसे गोल होता है, बीच से हम ऐसे कट कर देते हैं। तो ये देखो, ये वाला अगर हम इसको इरेज करें तो आप देखिए इसमें दो पार्ट बनते हैं। अब ये एक हिस्सा बनता है, ये वाला देखिए, ये जो ऐसा बन रहा है ये वाला, और ये ऐसा बन रहा है, ये तो सामने वाला आपको मिल गया कॉनकेव वाला, और ये जो कॉन्वेक्स वाला मिलता है दूसरी तरफ, ये कॉन्वेक्स होता है। ये तो ये गोल होता है, इसके पीस ऑफ पार्ट बीच से करते हैं, तो ये बीच वाले पार्ट को सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये देखो, ये जिसको डार्क किया है हमने, ये डार्क वाला, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। होता क्या है, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा जाएगा तो रेज इसी से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक फोकस होता है, इसका फोकस पॉइंट, इसी फोकस पॉइंट से होकर जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाए दूसरा रे, ये है कॉन्वेक्स। तो पहले कॉन्केव को अच्छे समझ लेते हैं। तो बाहर आउटर पोर्शन पॉलिश्ड हो, ठीक है, इनर पोर्शन रिफ्लेक्ट हो, ऐसे मिरर को हम लोग कॉन्केव मिरर बोलते हैं। ठीक है, सच टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, whose outer portion is polished, ठीक है, एंड इनर पोर्शन इज या इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड पोर्शन। ठीक है, या रिफ्लेक्टेड भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर। यानी कि अंदर का जो हो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो, लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, परावर्तित हो जाए। ठीक है, और बाहर क्या हो, आपका चिकना तल हो, ठीक है, उसकी पेंटिंग की जाए, पॉलिश की जाए, हिंदी वालों के लिए। और इस केस में आपकी जो इमेज बनती है, एक चीज का याद रखिएगा कि रियल बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि आपका वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी इस केस में अधिकतर। इसके आपके 6 केस हैं, जिसमें 5 केसेस में ऐसा होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर का। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बेटा आपका है पोल, ये भी इस मिरर के यहाँ पे जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस होकर इससे पॉइंट, इस सेंटर वाले पार्ट से यहाँ से होकर जाते हैं, इसको पोल बोलते हैं। ये वाला वो कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में होता क्या है, अंदर का, इसमें उल्टा ये होता है, अंदर का आपका पॉलिश्ड होता है और बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टेड होता है। ये मतलब रिफ्लेक्टेड मतलब अब ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ रखा रहेगा, इससे टकराएगा, इससे टकराने के बाद आपको पता है, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, बैक बाउंस होगा, तो यहाँ बैक बाउंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बैक बाउंस हो जाएगा। तो ये वाला आउटर पोर्शन आपका रिफ्लेक्टेड हो, इनर पॉलिश सरफेस हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हैं, पॉलिश वो आप रिफ्लेक्टेड समझ रहे हैं हिंदी वाले, ठीक है, परावर्तक तल उसको बोलते हैं, यानी कि परावर्तित हो जाती रेज यहाँ पे पड़ती है, पड़ने के बाद वापस लौट जाती है उसी दिशा में। ठीक है, उसी दिशा में या उसी मीडियम में, उसी माध्यम में। तो देखिए, अब एक बात और जानिए, यहाँ पे जो इमेज बनती है आपकी इरेक्ट बनती है, इमेज इरेक्ट इमेज बनती है यहाँ पे, और वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी, सीधी और आभासी इमेज बनती है। कॉन्वेक्स के केसेस में सीधी इमेज बनती है और आपकी आभासी बनती है। और दूसरी बात, एक चीज और जाने दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग, ठीक है, मिरर के नाम से भी जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी वाले सुने होंगे अभिसारी और अपसारी। ठीक है, तो ये हम लोग को अभिसारी, ठीक है, ये हो गया अभिसारी। ठीक है, और इसको बोलते हैं, ये कॉन्वेक्स वाले को, कॉन्केव को कन्वर्जिंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग
मिरर। बेटा इसको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपसारी, ठीक है, अपसारी, ठीक है। तो देखो एक्चुअली पूछा जाता है व्हाई वी कैन कॉल, ठीक है, कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, अपसारी मिरर या अपसारी दर्पण, ठीक है। यानी कि ये आपका अभिसारी हो गया, अपसारी हो गया, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। एक्चुअली सिंपल इसके पीछे का कारण क्या है वो ये है, ध्यान समझिए। इसके पीछे का कारण बेटा ये है कि जब आपका कॉन्केव मिरर में रेजेस ऐसे आती हैं, ये कॉन्केव है, पॉलिश है यहाँ पे, तो यहाँ से टकराएंगी और रूल हमेशा इमेज बनने का मिरर से कि यहाँ से टकराने के बाद सभी रेजेस प्रिंसिपल एक्सिस से होंगे। देखो इन्फिनिटी से सभी रेज आ रही हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से ले रहे हैं, मान लो बहुत अनंत से सूर्य से किरणें सभी रेज आ रही हैं और टकराने के बाद सब सीधे कहाँ जाएंगी, सब फोकस से होके जाएंगी। मतलब यहाँ से आई फोकस पे गई, यहाँ से आई सब फोकस पे गई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो उसी पॉइंट से एक ही पॉइंट से होके एक ही जगह कन्वर्ज हो जाएंगी। मतलब व्हेन इंसिडेंस रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर आर रेज़ मीट एट अ पॉइंट या कन्वर्ज एट अ पॉइंट, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन कॉल, ठीक है, कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर। इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। इसी का उल्टा होता है डाइवर्जिंग में, यहाँ पे कई सारी रेज इससे आई, ठीक है, और आने के बाद टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई अलग अलग डायरेक्शन में। और आपको पता है यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है। ऐसे यहाँ मीट ने, यहाँ आपको अपीयर टू मीट करेगा फोकस पे, ये आपको अपीयर टू मीट करे वर्चुअली, लेकिन ऐसे रियल में ये क्या करेंगे, चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक जगह कन्वर्ज नहीं होती, ये अदर अदर फैल जाती है। लेंस का केस में भी पढ़ना है आपको, इसीलिए, ठीक है, हम लोग इसको डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ डाइवर्स हो गया मतलब अलग अलग दिशा में फैल गई, यहाँ एक ही जगह पे पॉइंट पे आके वास्तव में मीट कर रही है, ठीक है। और वहां पे हमने अपीयर टू मीट दिखाया, आपको रियल वाला केस देखना। चलिए ये बात भी आप लोगों को सच्ची उम्मीद करते अच्छी समझ में आई होगी, क्योंकि प्रयास यही है इस चैप्टर को अच्छे से समझाने का इंटर में ना, ताकि ये इंटर में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा तो इंटर में आपको कुछ यहाँ पे नया ना लगे और हर चीज आपको डीप नॉलेज रहे वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है। अगला जो हमारा केस है बेटा इस चैप्टर में वो है इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर ना। स्फेरिकल मिरर से इमेज का बनना, यही एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके केसेस 6 केसेस हैं आपके, कॉनकेव के 2 केसेस हैं कॉन्वेक्स के। लेकिन ध्यान से समझिए, उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रूल्स इमेज फॉर्मेशन बाय द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। तो रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रूल नहीं पता होंगे तो आप वो केसेस भी नहीं पढ़ पाएंगे। रूल्स फॉर मेकिंग द इमेज, ठीक है, बाय स्फेरिकल मिरर। मतलब गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के, ठीक है, कुछ नियम क्या है, वो नियम आपको पता होने चाहिए। पहला नियम है 4 लॉज हैं जिसमें 3 लॉज आपके इमेज बनाने में यूज करने। पहला ये है बेटा, याद रखिएगा, जैसे कॉनकेव का लेके समझिए, कॉन्वेक्स में भी यही होता है। कॉनकेव में देखो क्या है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब सभी रेजेस ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, सभी रेजेस यहाँ पे आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, और सभी रेजेस, ठीक है, यहाँ पे टकराने के बाद कहाँ से होके जाएंगी, ठीक है, फोकस से। इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे, यहाँ से जहां से रेस, ठीक है, एक्चुअली फोकस क्या होता है वो भी हम समझा दें आपको। व्हेन इंसिडेंस रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम द मिरर, ठीक है, ऑल रेजेस पासेस थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, सभी रेजेस एक ही पॉइंट से होकर गुजरेंगी। उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो कहाँ प्रिंसिपल पे ही है, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सभी रेजेस प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है, और इस जगह से होकर जाएंगी। तो ये है पहला रूल, मतलब आएगी रेस, प्रिंसिपल इंसिडेंस रे आएगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, ये पहला रूल है, याद रखे रहिएगा। दूसरा रूल क्या है वो देखिए, दूसरा रूल ये है कि सभी इंसिडेंस रे आ रही हैं, ठीक है, यहाँ फोकस से होके गई थी, अब होगा ये
कि सभी इंसिडेंट्स रे फोकस से होकर जाएंगी और मिरर से टकराने के बाद, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हो जाएंगी। ये देखिए ये दोनों इसके पैरेलल है। ये है सेकंड रूल, ठीक है, सेकंड रूल है इमेज बनने का। ओके, थर्ड आते हैं बेटा। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है। थर्ड बेटा, ये भी इमेज बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। पी एफ, यहाँ पे एक पॉइंट आया बेटा सी। सबको एक, अब इस समय हम आपको ये भी बताते चले कि मिरर में आपकी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला मतलब आपको पता है फोकस होता है, फोकस, हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। और क्या पार्ट होता है, बीच वाले को हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है, पोल। ये पोल होगा प्रिंसिपल एक्सिस, और मिरर के बीच वाले हिस्सा ये पोल कहलाता है। ये आपका फोकस हो गया, ये वाला फोकस जहां से सभी रेस पास हो रहे हैं वो पॉइंट फोकस कहलाएगा। एक और होता है बीच वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं, ये है आपका सी। सी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखे रहिएगा। हिंदी वाले इसको बोलते हैं, हिंदी वाले बोलते हैं वक्रता केंद्र। एक्चुअली होता क्या है, गोलीय दर्पण का यानी स्फेरिकल मिरर का बीच से अगर कट कर दे तो ये बीच वाला पार्ट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये बात भी समझे रहिएगा। एक चीज और समझ लीजिए, इस तरह समझ रहे हैं तो बार जरूरत ना पड़े। इस वाले यहाँ मिरर के इस दोनों हाफ वाला हिस्सा है, इस दोनों के इस दोनों एंड पॉइंट को हम लोग एम एन से नाम देते हैं, इसको अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर के नाम से जानते हैं। तो ये भी जाने दीजिएगा, इसको अपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं। ओके, एक चीज और जाने दीजिए, आप जान रहे हैं तो ये भी अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बार बार जरूरत ना पड़े। आर को बोलते हैं हम लोग रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये भी अब यहाँ पे एक आर जानते हैं क्या आता है, सी से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को बोलेंगे, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको फोकल लेंथ बोलेंगे। ये सब चीजें अभी आप लोगों को पता होनी चाहिए, आगे वैसे भी हम और अच्छे से इसको बताएंगे भी जब हम आपके मिरर का फॉर्मूला करेंगे तो वहां पर भी बताएंगे। सो अब देखिए तीसरा रूल पहले समझ लेते अच्छे से, इसको इरेज कर रहे हैं। तीसरा रूल क्या कहलाता है कि जो भी इंसिडेंस रे है, ठीक है, वो जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो इससे टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद उसी दिशा में, ठीक है, जैसे ये जा रहे तो पहले हम एरो इधर दिखाएंगे और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस भी जाएगी तो एरो बैक बाउंस होकर दिखाएंगे, ठीक है। तो व्हेन अ इंसिडेंस रे व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर, ठीक है, इट वुड बी बैक बाउंड इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, यहाँ से जाएगी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ये है थर्ड रूल इमेज बनने का, ठीक है। और एक चौथा रूल है, इसका यूज फिलहाल एग्जाम में करते, मतलब इमेज बनाने में नहीं करते हो लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ भी रखा है। जैसे इंसिडेंस रे आ रही है, पोल पे पड़ रही है, पोल पे पड़ने के बाद उतना एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होंगे। ये तो आपने क्या देखिए, इसका यूज है एक जगह, आपको पढ़ा चुके हैं, याद करिए, प्लेन मिरर में बहुत इंपॉर्टेंट जगह इसका यूज है, इंपॉर्टेंट प्लेस पे है। तो जितना एंगल बनाते हो फॉल कर रही है, उतना एंगल बनाते हो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, मतलब इस केस में एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। ये बात तो आपने पढ़ा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, हर चीज क्लियर हो गया, किसके इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, किसको क्या बोलते हैं। ये पोल हो गया, फोकस हो गया, बीच वाला हिस्सा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको अपर्चर बोलते हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलिए यही पढ़ना है आप लोगों को, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का बनना आते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इमेज formation by concave and convex mirror, ठीक है, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का बनना, इमेज का फॉर्म होना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है आपका कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। तो कॉनकेव मिरर के लिए 6 केसेस बनते हैं। पहला है केस क्या, वो
when object placed at infinity, मतलब समझे बेटा, जब ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा हो, हिंदी वाले, जब ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा हो तो आपका कॉन्केव मिरर से इमेज कैसी बनती है, हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे। आपके पास समय नहीं रहेगा एग्जाम में, तो फिलहाल लैंग्वेज पूरी लिखिएगा, हम बोल भी देंगे कैसे लिखा जाए। वो 3 केसेस लिखना मत भूलिएगा जो हम अभी लिखेंगे। तो देखो, ये है आपका कॉन्केव मिरर, ये है हमारा पॉलिश्ड सरफेस, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा बेटा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से देखिए होता क्या है, रूल के हिसाब से काम होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे रखी है, इन्फिनिटी मतलब इस जगह पे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप तो पहले बता ही चुके हैं इन्फिनिटी पे रखा हो, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इन्फिनिटी पे हो, मतलब अनंत पे हो। तो देखो, तो अनंत के लिए हम लोग ऐसे डॉट डॉट दिखा रहे हैं, अनंत बहुत दूर से आ रहे हैं, ऐसे ए ओ डैश यहाँ पे रखा है मान लो, या आप ऐसे भी ऐसे कंफ्यूज हो तो ऐसे अनंत पे ऐसे डॉट डॉट दिखा रहे, कई जगह डॉट मिलेगा तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो सभी रेज ऐसे दूर अनंत इन्फिनिटी से, सम रेजेस कहाँ वहां से रेजेस आ रही हैं, ठीक है। तो सभी इन्फिनिटी से ऐसे आ रही हैं, ये ऐसे आ रही हैं, ठीक है। और सभी रेज यहाँ से स्ट्राइक होकर के कहाँ पे किससे होकर जाएंगे, आपको पता है मिरर के रूल को फॉलो करेंगी, और जितनी रेज यहाँ से स्ट्राइक करेंगी फोकस से होकर जाएंगी। तो भैया जहाँ रेज एक दूसरे को कट करती है, हमने बताया था मीट करती है, इमेज वही बनती है, इमेज बनेगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। 2 और मोर देन 2 रेज मीट एट अ पॉइंट, और भी रेज लेके आएंगे सब इसी जगह मीट करेंगी। तो आपको इमेज फॉर्मेशन में 2 ही रेज करके दिखाना है, तो आप क्या बोलोगे, when an incidence ray which is parallel to the principal axis after striking from the mirror it would be directly passed from the focus, image is formed at that point, ठीक है, या इमेज इज फॉर्म ऑन द फोकस, फोकस पे इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा। ये सब केसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख लेना है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन भैया कैसी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। तो उसके बाद साइज इमेज की कैसी रहेगी, साइज यहाँ लिख देना है, और नेचर कैसा रहेगा, ये 3 चीजें आपसे आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखिए पोजीशन कैसे बनी है, पोजीशन कहाँ बनी है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इस एफ पे बन रही है, तो आप लिखेंगे एट एफ, यानी फोकस पर बनेगी इमेज, ठीक है। दूसरी साइज इमेज का, इमेज देखिए कितनी पॉइंट साइज की है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट साइज, यानी बिंदु के आकार की, ठीक है। और फिर अगला देखिए नेचर क्या है, आपको बताया था कि अधिकतर केसेस में इमेज आपकी कॉन्केव में रियल इमेज और इन्वर्ट बनती है। 5 नंबर तक का आपका ये होगा, 5 केसेस लगातार, लास्ट वाला केस में आपका वर्चुअल बनेगी। तो यहाँ पे आपकी बनेगी रियल, यानी ऐसी इमेज पर्दे पे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, स्क्रीन पे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टी इमेज बनेगी। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, यही से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये आपका डायग्राम बना देना है, ये केसेस दिखा देने हैं, दैट्स इट, जो लैंग्वेज हमने बताई वो बता देना है, ओके, ठीक है। पहला हम लोग बना चुके हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, अगला आते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम और थोड़ा आगे खिसकाएंगे, जब इन्फिनिटी से आ रही थी थोड़ा पीछे आएगी, कैसे, कहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन infinity एंड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा इतना। तो ऑब्जेक्ट को सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है हमारा आपका इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ये पूरा हो गया। ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं बीच में अब ला रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ इन्फिनिटी से कहीं आ रही थी, अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट में मार्कर समझ लीजिए सेंटर ऑफ। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, What happened when image is placed behind the center of curvature? C के पीछे रखा हो, तो वही बात हो गई, behind the C बोले, C और इन्फिनिटी के बीच में बोले। तो ऑब्जेक्ट जब C और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो तो कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे O डैश, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे गई, ये है हमारा कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई। अच्छा हिंदी वाले समझ लें, हम नहीं बोल रहे हैं हिंदी में ये चीज़, तो फिर भी एक बार समझ लें, इसलिए बता दे रहे हैं, पता चले आप लोग कि ये हिंदी में हम क्या लिखेंगे। एक्चुअली हिंदी में आप लिखेंगे जब कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस
ना, ये जो आपका मुख्य अक्ष हिंदी में बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर होती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण से टकराने के बाद सीधा फोकस से होके गुजरती है, ये सीधा फोकस से होके गुजरती है, ये आपका रूल था, ठीक है। तो यहाँ पे इससे टकराएगी, टकराने के बाद फोकस पे आ जाएगी, पहला रूल। लेकिन अब यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी? अब दूसरी तो ऑब्जेक्ट के बाद दूसरी रेज भी तो जाएंगी। अब तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो अब दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और दोनों रेज इस जगह पे कट करेंगी, और जब इस जगह पे कट करेंगे बेटा, इमेज आपकी यहीं बनेगी और उल्टी इमेज बनेगी, ये इन्वर्ट इमेज बनेगी। आई और आई डैश ये आपकी इमेज बनती है, टकराएगी और रूल यही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ने के बाद फिर पीछे बैक बाउंस हो जाएगी, पीछे की तरफ बैक बाउंस हो जाएगी, इमेज आपकी आई आई डैश बनेगी। कहाँ पे बन रही है इमेज? सी और एफ के बीच में बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। तो देखिए अब क्या लिखोगे, तो पोजीशन ऑफ इमेज में बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। हम इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज ना, इमेज की पोजीशन, यहाँ पोजीशन दिखाना है, उसके बाद यहाँ पे साइज दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे नेचर इमेज का दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे बनी थी? सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी एंड एफ के, ठीक है, बिटवीन, बीच में। साइज इमेज की कैसी है? ऑब्जेक्ट देखो इतनी बड़ी है, इमेज थोड़ा सा छोटी बनेगी, तो आप बोलोगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब समझे बेटा, ऑब्जेक्ट छोटी बनेगी, यानी कि इमेज छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट की तुलना में। ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो इमेज थोड़ा सा छोटी हो जाएगी, ऐसे ऐसे देख लीजिए, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ सीधा, ये ऐसे रखा, इमेज ऐसे बनेगी सेम मार्कर, आपने कैप हटा लिया है तो देखिए इतना छोटा है ना, इतना साइज, इमेज थोड़ा छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में। और नेचर कैसा रहेगा? नेचर इसका रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो जो अगला है आपका, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, हमने सी के पीछे रखा था, खिसका के अब सी पे लेके आएंगे, तो इसको मूव करा रहे हैं, और ये हमारी रेस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ, ऑब्जेक्ट अभी तक यहाँ रखा था, अब खिसका कर यहाँ देखो, इसको खिसका कर ऐसे कुछ ऐसा उठा करके ऐसे ला रहा हूँ, ऐसा। तो देखिए हमने सी पे रखा है, यहाँ पे सी के केस में देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ओ डैश, रेस आएंगी, पैरेलल होंगी, फोकस से होके जाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अब सी पे रखा तो सी से तो होके जाएगी नहीं, दूसरी रेस का जाएगी, दूसरा रोल, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा उसको ऊपर बना ले, ये फोकस से होके जा रही, दूसरी यहाँ पे हो जाएगी, इससे स्ट्राइक करेगी, और यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा बन रहा है बेटा, हम इसको थोड़ा, एक्चुअली इसको इन दोनों को बराबर ज्यादा कम नहीं हो, स्केल से करेंगे तो आपको इक्वल आएगा, तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर दें, सी को यहाँ कर दें, सी यहाँ पे है, ओ डैश, टकराएगी यहाँ पे, टकराएगी, इमेज आपकी यहाँ पे फोकस पे बनेगी। ये सॉरी बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो रही है, फिर से हम बना दे रहे हैं। एक्चुअली ये मिरर है, ये पोल है, ये उतनी ही डिस्टेंस लेना है थोड़ा सा, एफ, यहाँ पे हम इतने डिस्टेंस पे सी रख रहे हैं, ये हमारा जाएगा सी, और होगा क्या, ऑब्जेक्ट को हम ये सी पे ही रख रहे हैं, तो सी पे रखेंगे, यहाँ से जाएगी, फोकस से होगी गुजरेगी, दूसरी रेस क्या होगी, यहाँ से होगी गुजर रही है, एक मिनट, फोकस से होके जाएगी यहाँ पे, और दोनों रेस, ठीक है, यहाँ कहीं मीट करेंगे इस जगह पे। ध्यान से देखिए, इस जगह स्केल से बनाएंगे आप लोग, सही आ जाएगा, इक्वल डिस्टेंस लेते हुए। अभी भी हम हाथ से बना रहे हैं, तब भी देखो सही आ जाएगा, ये देखो सही पे आ गया, यहाँ पे इस जगह बनेगी, इस जगह पे, और ये सी पे ही बनेगी, मतलब इमेज जो होगी सी साइड पे, मतलब ये जो आई डैश हमारी इमेज बनेगी, और ये ऑब्जेक्ट ओ डैश है, सी पर, एक्स सी पर बनेगी, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी पर, जस्ट नीचे साइड पे उसी जगह पर इमेज बनेगी। तो आप बोलोगे एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा ना बेटा, इमेज भी, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन इमेज भी उतनी ही बड़ी, जैसे ये रखा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, मतलब इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल साइज टू
द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज के बराबर बनेगी। ये बात भी क्लियर हो गई। नेचर वही रियल और इन्वर्ट रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब सी से उठा करके हम यहाँ पे लेके आएंगे सी और एफ के बीच में, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का केस जो बनेगा अब आपको, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, ये आपका अगला केस है सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे लेके आएंगे और फिर एफ और पोल के बीच में लाएंगे। तो जो नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी और एफ के बीच, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, समझ रहे हैं ना आपको। तो यहाँ पे पोल है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख लीजिएगा। केसेस उसी तरह लिखते चल रहे हैं, कॉपी में लिखा आप लोग बुक से समझते चलेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा हुआ हो कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो बुक से आप देख लीजिए, बिल्कुल वही चीज है जो हम समझा रहे हैं। यहाँ से स्ट्राइक करेगी, फोकस से होके जाएगी, ये पहला हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। और उसके बाद होगा क्या, दूसरी रेस जो होगी, सेकेंड रेस, ठीक है, सेकेंड रेस आपकी कहाँ होगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखा है, तो दूसरी रेस कहाँ से लेके जाएंगे, आपको पता है यहीं से फोकस से होके जाएगी, तो दूसरी रेस यहाँ पे फोकस से होके जाएगी और दोनों रेस यहाँ कहीं मिलेंगी, इस जगह पे दोनों रेस मिलेंगी। बिहाइंड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे उल्टी इमेज बनेगी आपकी, समझ में आ रही बात। ये ऑब्जेक्ट का ओ डैश और बिहाइंड द सी, और आपको पता है ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी यहाँ पे, ऑब्जेक्ट से बड़ी, तो ये क्या होगा, बिहाइंड द सी आप बोलोगे, बिहाइंड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है, इमेज बन रही है, और आपकी बनेगी देखिए सी के पीछे बन रही है, साइज इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है और इमेज देखिए इतनी बड़ी बन रही है, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। डिमनिश्ड को बेटा डिमनिश्ड वर्ड आते समझ लीजिए वही छोटे की बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, डिमनिश्ड बोलेंगे। और रियल एंड इन्वर्ट बनेगा, वही चीज रहेगा, देखिए उल्टी इमेज बन रही है, ओके। ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ लेके आ रहे हैं आप, ये पोल, तो एफ और सी, ठीक है। तो अगला आपकी बुक में होगा, आप ऐसे देख लीजिए, अगला जो केसेस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी और एफ के बीच में थी ना, अब रहेगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस, यानी अब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखी हुई हो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी हुई हो, तो ये रहा फोकस, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, ऐसे की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, टकराने के बाद फोकस से होके जाएगी। दूसरी रेस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ फोकस से नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट तो खुद ही फोकस पे रखा है, दूसरी रेस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से जाएगी, इससे यहाँ पे गई, इससे मिरर से टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, फिर वो पीछे कहीं पे यहाँ पे जाएगी, और दोनों रेस इन्फिनिटी पे कहीं पे मिलेंगी, अनंत पे जाकर के, इन्फिनिटी पे अनंत पे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो दोनों रेस इससे टकराएंगी, ये दूसरी रेस इधर से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों रेस यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो आप क्या बोलोगे, इमेज जो यहाँ पे बनेगी आपकी, पोजीशन बनेगी, वो कहाँ पे बनेगी, एट इंफिनिटी, क्या बोलोगे, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी अनंत पे बनेगी, ठीक है। इमेज पोजीशन क्या होगा, पोजीशन तो हो गया अनंत पे हो गई, इमेज कैसे बनेगी, देखिए इंफिनिटी पे बड़ी इमेज, अनंत पे कितनी बड़ी इमेज, देखिए बहुत बड़ी इमेज बनेगी, तो यहाँ पे अनंत पे क्या बोलेंगे, ठीक है, इंफिनिटी पे आपका वेरी लार्ज या इन लार्ज इमेज, इन लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ी बनेगी। और इस केस में भी आपका उल्टी ही इमेज बनी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड, दूर पे जाओ लेके जाओगे कॉन्केव मिरर के केस में तब भी उल्टी बनेगी, लेकिन बड़ी इमेज बनेगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नेचर इसका रहेगा, ठीक है। एट इंफिनिटी पे, अनंत पे इमेज बनेगी, इनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और ये रहा हमारा अब लास्ट और 6 नंबर का केस, अब फोकस से उठाकर आके लेके आ रहे हैं, तो ये है आखिरी केस, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन object placed, when object placed between C and नहीं, F and P, यानी पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, यानी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें तो इमेज कैसे बनेगी। तो देखिए ये सब एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F या P and F, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए पैरेलल गई, फोकस से होके जाएगी, वही केस। और दूसरा अब है नहीं जगह, तो अब दूसरी कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, यहाँ पे गई, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, दोनों रेस
अब इन्फिनिटी अब इधर नहीं मिलेंगी। 6 नंबर वाले केस में बेटा क्या होगा, प्रिंसिपल इसको बढ़ा दें तो दोनों रेज इस जगह पे बिहाइंड द मिरर कहीं पे एक दूसरे को कट करेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये देखिए एक दूसरे को कहीं पे इस जगह मिरर के पीछे एक पॉलिश हिस्सा है, मिरर के पीछे एक दूसरे कट करेंगे, इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी। ये देखिए इमेज आपकी ऐसे बनेगी और यही केस ऐसा है जिसमें सीधी इमेज बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट भी ऐसा रखा है, इमेज देखो सीधी बने और देखिए इमेज कितनी बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट इतनी है। मतलब क्या होगा, आप बोलोगे जो पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे। और देखिए ऑब्जेक्ट इतनी छोटी, इमेज इतनी बड़ी, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। इन लार्ज के केस में जब इन्फिनिटी लिखते हैं तब इन लार्ज बोलते हैं, बहुत बड़ी इमेज जब इन्फिनिटी का केस हो। और इस केस में आपकी इमेज देखिए पीछे देखिए डॉट डॉट हमने बताया था ना, जहां डॉट डॉट बने तो वर्चुअली हो जाएगा और सीधी इमेज बनेगी। ये देखिए सीधी इमेज बन रही है तो वर्चुअली बनेगी, वर्चुअल इमेज वर्चुअल रहेगी एंड इरेक्ट रहेगी। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी। समझे आप? ये 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर के विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये सभी केसेस। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन का पार्ट अभी हम खत्म करते हैं। अभी रिफ्लेक्शन का अभी और थोड़ा सा बचा हुआ बेटा, वो हम आगे की क्लास में आपको कराएंगे, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। अभी ये रिफ्लेक्शन ही चल रहा है। ठीक है, इसके अगला जो कॉन्वेक्स के थ्रू है इमेज फॉर्मेशन उसको पढ़ेंगे, फिर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, अच्छे से बोर्ड की तैयारी करेंगे और फिर आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। आज के लिए इस चैप्टर को अभी यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे का अगले वीडियो में लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट, अभी अच्छे से पढ़िए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट्स करके लिख कर दीजिए। और आपको अभी जो भी अदर टॉपिक हो 10th के अलावा भी किसी 12th में या कोई भी आपको हो, आप तुरंत कमेंट करके दीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।